नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। आज के हमारे कार्यक्रम में हम बात करेंगे कश्मीर के मौजूदा हालात और आने वाले हालातों पर कि अब आने वाले हालात कैसे होने वाले हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी और मेरी इस ओर बैठे हैं भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर ताहिर जी। तो हम इन दोनों से ही बात करेंगे और जानेंगे कि आगे कश्मीर के कैसे हालात होने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल वर्मा साहब आपसे, अभी जो मौजूदा सिनेरियो कश्मीर में बना है सैयद अली शाह गिलानी की मौत के बाद, जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो मुख्य धारा के राजनीतिक दल के जितने भी नेता हैं वो खुलकर जो है वो अभी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं, लेकिन गोल बोल वो सब कुछ कह रहे हैं। सिर्फ मात्र अगर बात करें तो महबूबा मुफ्ती ही एक खुलकर बोल रही हैं। तो इसे कैसे देखा जाता है? देखिए, कश्मीर की अगर सियासत को हम देखें अपने मुल्क के, वो टोटल वहाँ एक विशेष ऑडियंस को एड्रेस करने की ही रहती है हमेशा। कश्मीर में जो अलगाववाद का जो एक खेल दशकों से चलता आ रहा है और ख़ास तौर से आतंकवाद का भी इंटरकनेक्टेड है दोनों चीज़ें। मैं समझता हूँ गिलानी साहब की जो मौत है उसके दौरान ही बहुत सी ऐसी खबरें उड़ती रहीं अलगाववाद को लेकर, और मीर वाइज उमर फारूक जो APHS के चेयरमैन हैं उन्होंने भी बयान दिया उनकी मौत पे, और भी लोगों ने दिया। लेकिन यह है कि मुख्य धारा से जुड़े जो ख़ास तौर से PDP महबूबा मुफ्ती जिस प्रकार के तेवर के साथ बयान दिया है, जो कड़े तेवर के साथ, तो मैं समझता हूँ वो बयान उनको वो मुख्य धारा से जुड़े नेता का बयान नहीं लगता एकदम। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना, वो लगता है कि जैसे कोई अलगाववादी नेता या नया अलगाववादी नेता अगर उनमें जो उभरना चाहता है कि इमेज बनाना चाहता है गिलानी के बाद, कि कश्मीर में शायद हम कुछ ऐसा बयान दें कि लोग जुड़ जाएं और एक लोगों को एड्रेस करने का तरीका है। तो मैं समझता हूँ कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने बयान दिया है और सज्जाद लोग ने भी बयान दिया, इन लोगों ने सिर्फ अफसोस भर मनाया। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिन कश्मीर की जो सियासत है जिसमें अलगाववाद भी है, मुख्य धारा भी है और आतंकवाद पर भी सियासत वो पाकिस्तान करता है वो भी सियासत पाकिस्तान की प्रॉक्सी वार है। तो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में इसकी तस्वीर और ज़्यादा साफ़ होगी, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अफ़गानिस्तान में जो सरकार आई है वो 100% दुर्दांत आतंकियों की है, जो कि UN की लिस्ट में, अमेरिका या हिंदुस्तान की लिस्ट में नहीं, जिन मुल्कों को जो हेड करता है यूनाइटेड नेशन, उनकी लिस्ट में वो टेररिस्ट डिक्लेयर है, लाखों रुपए के इनाम है। अगर वो हुकूमत में आके बैठ गए हैं और पाकिस्तान का ISG वहाँ जाके हुकूमत बनवाने में मददगार होता है, तो मैं सोचता हूँ कश्मीर के हवाले से आने वाले दिनों में बहुत कुछ देखने को सामने आएगा। डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी वर्मा साहब ने कहा कि जो अफ़गानिस्तान की नई सरकार है वो दुर्दांत आतंकवादियों की एक सरकार है, तो ऐसे में अगर हम उमर अब्दुल्ला के ही हाल ही एक स्टेटमेंट की बात करें तो उन्होंने सरकार से पूछा भी है, BJP से पूछा है कि सरकार का क्या स्टैंड है तालिबान को लेकर, वो क्या मानते हैं, तालिबान की सरकार को वो क्या मानते हैं, आतंकवादी सरकार मानते हैं या एक अच्छी सरकार मानते हैं। तो उस पर आप क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक उमर अब्दुल्ला के आप बयान की बात कर रहे हैं और अगर हमारे देश की सरकार की बात की जाती है तो प्रधानमंत्री साहब का जो एक रवैया, मुझे लगता है कि जो हमारे रिलेशन अफ़गानिस्तान के साथ थे बहुत अच्छे रिलेशन थे, दोस्ताना हमारा तल्लुकात था उनके साथ, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत इन्वेस्टमेंट की, बहुत कुछ किया अफ़गानिस्तान को आगे लाने के लिए और दुनिया के सामने कैसे अफ़गानिस्तान को पेश किया जाए, उसमें हिंदुस्तान ने कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन बदकिस्मती रही कि वहाँ के ऐसे हालात बने, वहाँ के प्रेसिडेंट वहाँ से छोड़ के चले गए और तालिबान का वहाँ पे राज आना। मुझे लगता है कि हमारी जो सरकार है, मौजूदा सरकार, प्रधानमंत्री साहब, उनकी टीम बहुत सोच विचार करके इन चीज़ों के ऊपर देखेंगे और हमारी सरकार का जो एक रवैया है बड़ा सख्त रहेगा तालिबान के साथ। अगर कुछ ऐसे हालात वहाँ पे बनते हैं या तालिबान का भी रवैया देखा जाएगा कि मे भी वो सरकार बनाने के बाद किस तरह का ट्विस्ट लेते हैं, क्योंकि उनकी तरफ से भी जो उनके स्पोक्स पर्सन है सामने से कुछ कह रहे हैं, ज़मीनी सतह पे बहुत कुछ वहाँ पे भी अलग चल रहा है इस टाइम पे। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे सारी चीज़ें जल्दी क्लियर होंगी। लेकिन जहाँ तक हमारे देश की बात आती है, आज के टाइम पे हमारी सरकार, हमारी जो सोच है सरकार की, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सोच है और जो भी डिसीज़न सरकार लेगी अच्छा लेगी और देश के हित में लेगी। वर्मा साहब, इसमें एक चीज़ बताएं कि अभी जो मौजूदा हालात बने हुए हैं कश्मीर के, इन हालातों के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं?
देखिए, कहावत है ना, हमाम में सब नंगे हैं। तो मैं इसमें किसी भी दल को आप समझे कि कोई केजी में पाक साहब हूँ, इसमें सबकी जिम्मेदारी है आज के हालात के लिए। कोई कम कोई ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी का एक नज़रिया होता है, उसका जो चश्मा होता है वो वोट बैंक का होता है। और कुछ पॉलिटिकल पार्टी उससे आगे बढ़ के अपने प्रोपेगेंडे को विश्व लेवल दिखाना चाहते हैं कि हम कितना क्या कर पा रहे हैं। तो मेरा समझना है कि देखिए ना, जिस प्रकार गिलानी पे आते हैं, फिर दोबारा गिलानी साहब की मौत हुई, उसके बाद एकदम ऐसे लगा कि घाटी में कोई मेन स्ट्रीम लीडर ही नहीं है, पार्टी नहीं है, सन्नाटा पसर गया। उसके कुछ घंटे बाद होश आया मेन स्ट्रीम में कुछ लीडरों को, उन्होंने बयानबाजी शुरू कर दी। लेकिन वो बयानबाजी मैं समझता हूँ, बयान दीजिए आप, हम कोई गिलानी एज ए गिलानी व्यक्तिगत तौर पे हम उनके खिलाफ नहीं है। इनकी जो पॉलिसीज रही वो हमारे मुल्क के खिलाफ रही, प्रो पाकिस्तान है, इसलिए हमें उनकी बातों को हम डिटो नहीं कर सकते। जिन नेताओं ने बयान दिए, उन नेताओं को ये भी सोचना चाहिए कि आप जब शपथ ओथ लेते हैं, संविधान की लेते हैं, तो आपको उसका भी थोड़ा लिहाज रखना चाहिए। वो चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, सजाल हो, जो भी हो मेन स्ट्रीम का लीडर, तो ये ज़रूरी बनता है कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और अब तो हालात ऐसे, सीधा यूटी है, भारतीय संविधान, जम्मू कश्मीर का संविधान तो जो भी हो, जम्मू कश्मीर का संविधान भी ये नहीं कहता था कि आप टेररिज्म और अलगावाद को बढ़ावा दें, वो भी खिलाफ था जाति पूरी तरह से। तो मैं समझता हूँ कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मैं ABC किसी का नाम नहीं धरूँगा, लेकिन यह है कि किसी ने भी उन चीज़ों को सतही तौर पर नहीं देखा कि किस प्रकार से नॉर्मल आएगी। और मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ क्यों कहूँ, मीडिया का भी एक वर्ग है जो देश का, जो उन चीज़ों को बढ़ावा देने में ज़्यादा दिलचस्पी रखता है, कीर्तन मंडली चलाने में। तो उनको भी सोचना चाहिए कि आखिर जम्मू कश्मीर हमारे देश का हिस्सा है। अगर जम्मू कश्मीर से इतना प्यार है तो पूरी तरह प्यार होना चाहिए। जैसा कि महबूबा मुफ्ती ने अपने बयान में कहा कि गिलानी साहब की फैमिली पर मामला दर्ज किया गया, लेकिन वो मामला किन कारणों से दर्ज हुआ उसे लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। जैसा कि हम लगातार पिछले 2 दिन से खबरें भी चला रहे हैं इस प्रकार से कि महबूबा मुफ्ती ने कहा तो है, लेकिन आप भारतीय नागरिक हैं। अगर गिलानी साहब की कहें तो वो 3 बार विधायक रह चुके हैं और लोकतांत्रिक सरकार के ही विधायक थे वो, तो ऐसे में वो भारतीय नागरिक हैं। एक भारतीय नागरिक के मृत शरीर पर पाकिस्तान का झंडा लपेटना, वो कहाँ तक आपको ठीक लगता है? देखिए, ये तो टोटली हम कहेंगे कि ये राष्ट्र विरोधी कृत्य है, एक लाइन में अगर कहा जाए। और महबूबा मुफ्ती मैं समझता हूँ बड़ा सेफ प्ले कर रही है। वो आधा गिलास खाली आधा गिलास भरा वाली बात कर रही है, वो फुल गिलास भरा है फुल खाली की बात नहीं कर रही। वो बड़े चालाकी के साथ बयान इस तरह दे रही है कि ताकि कल को जिधर पट्टी खा सके हम खा लें। तो महबूबा मुफ्ती को भी कम से कम ये सोचना चाहिए कि ठीक है, तो अफसोस तो होता है, कोई चाहे मेन स्ट्रीम लीडर हो, सेपरेट लीडर हो, लेकिन जिस तरह का कृत्य वहाँ हुआ है, वहाँ पर इतने जवान हमारे इसी टेररिज्म, इसी अलगाववाद की वजह से हमारे कितने फ़ौज के, CRPF, पैरामिलिट्री फोर्स के, राज्य पुलिस के इतने जवानों ने शहादतें पाई हैं सिर्फ इसलिए पीस कायम करने के लिए। अगर इस तरह के बयान आएंगे कि वहाँ पर अलगाववाद फिर से पैदा हो या फिर से वहाँ तनाव पैदा हो, तो मैं समझता हूँ ये कोई अच्छी बात नहीं। किसी मुख्य धारा का जो खुद लीडर कहते हैं उनके लिए इस तरह की बयानबाजी। डॉक्टर साहब, जैसा कि पिछले काफ़ी समय से भाजपा पर आरोप लगते आए हैं कि भाजपा जो है, अगर बात हम करें तो कश्मीर की, तो मुस्लिम विरोधी पार्टी के रूप में उसे देखा जाता रहा है। ऐसे में आप क्या मानते हैं कि भाजपा का क्या रुख है? देखिए, हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की एक सीधी लाइन है, उस लाइन पे चलते हैं भारतीय जनता पार्टी। और एक पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी की जो सोच है बड़ी क्लियर सोच है, लेकिन पार्टी की सोच के ऊपर उंगलियां उठाई जाती हैं। लेकिन मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ये चीज़ करूं कि कोई भी आपको हो कि मुस्लिम विरोधी पार्टी नहीं है। सभी रिलीजन्स को, सभी लोगों को, सभी समाज के वर्गों को हम एक नज़र से देखते हैं। और जहाँ तक श्रीनगर की बात आती है और इस तरह के सवाल उठाए जाते हैं हमारे पे, बहुत जगह पे हमारे पे उंगलियां उठाई जाती हैं, लेकिन फिर मैं ये चीज़ कहूँगा कि प्रधानमंत्री साहब की सोच जो जम्मू कश्मीर को लेके है और जम्मू कश्मीर की तरफ जो उनका एक झुकाव है,
हमेशा प्रधानमंत्री साहब ने जब जब भी लाल किला से स्पीच की है तो जम्मू कश्मीर एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसका हमेशा नाम लिया गया, और उनकी हमेशा कोशिश रही है कि उन्होंने जो वादे जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ किए वो पूरे भी किए हैं। और ये एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं, देखिए अपोजिशन के लोग कुछ भी कहें, लेकिन प्रधानमंत्री साहब आज के टाइम पे जो उनकी सोच है, जो उनका विज़न है, जिस ढंग से वो काम कर रहे हैं, तो कोई कुछ भी कह ले, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर भी कुछ भी कह लें, लेकिन जिस ट्रैक पे प्रधानमंत्री साहब चल रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे देश को इस तरह के नेता की ज़रूरत है अभी भी। और आने वाले टाइम पे जो और चीज़ें प्रधानमंत्री साहब ने पूरे हिंदुस्तान के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशली सोची हैं, अगर ऊपर वाले की दुआ रही और वो चीज़ें सारी सही रही, प्रधानमंत्री साहब को खुदा लंबी उम्र दे, आने वाले टाइम पे वो देश को ऐसे संभालें अगर, तो मुझे लगता है कि दुनिया में हमने बहुत नाम कमाया है हमारी सरकार बनने के बाद। नहीं, आरोप तो और भी हैं, देखिए आरोप देखा जाए तो आरोप उसमें ये भी लगे रहे हैं कि जैसे राकेश पंडिता जी जिनका देहांत हुई, उनके देहांत के बाद सरकार की तरफ से उन्हें 40 लाख रुपया दिया गया, जबकि बीजेपी के मुस्लिम कार्यकर्ता है उनका अगर देहांत हुआ, कहीं गोलीबारी में उनकी मौत हुई है, तो उनको कहीं 1 लाख कहीं 4 लाख, तो ये कैसे? देखिए मैं उस बात पे आ रहा हूँ आपके पास। ऐसी चीज़ें सामने आई हैं, ये पिछले कुछ दिनों से ये न्यूज़ ओपन हुई जो आप डिस्कस कर रहे हो, और ये चीज़ें भी सरकार की नज़र में आ चुकी हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे इन चीज़ों के ऊपर भी सोचा जाएगा, और हर जो कंपनसेशन दी जाती है किसी के शहीद होने के बाद, उसके ऊपर सरकार फैसला लेगी। इस चीज़ का भी अच्छा ये चीज़ सामने आई है, और इस चीज़ का भी जो डिसीजन सरकार की तरफ से लिया जाएगा अच्छा लिया जाएगा, इंसाफ होगा इसके ऊपर पे, ऐसी कोई बात नहीं। वर्मा साहब, आप इस मामले को किस तरह से देखते हो? क्योंकि कुछ दिनों से लगातार ये मामला बड़ा चर्चा में आ रहा है कि राकेश पंडिता जी को 40 लाख मिला उनके परिवार को, तो जो घाटी में और मुस्लिम बीजेपी कार्यकर्ता जिन्हें आतंकियों ने अपना निशाना बनाया, उनमें बहुत कम मामूली सी यानी कि रकम मदद की इमदाद की गई उन परिवार को, इसे आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, केवल इमदाद की बात नहीं है, इनके कश्मीर के जो पार्टी के बीजेपी के प्रवक्ता हैं उन तक ने एनडीटीवी में कहा कि ये एकदम गैर मुनासिब है, ये जिस प्रकार से कंपनसेशन एक तरफ 40 लाख, एक शहीद हुआ शख्स उसको तो 1 लाख नहीं मिला, वो भी उसको रेड क्रॉस ने दिया 1 लाख रुपया, सरकार ने नहीं दिया, किसी को 4 लाख। केवल यहाँ तक बात नहीं है, जो अल्पसंख्यक यहाँ मेजॉरिटी में कहा जाएगा मुस्लिम, वो जो मारे गए आतंकियों के हाथ से, उनके घरों तक ब्यूरोक्रेसी या सरकार का शासन का बड़ा अधिकारी नहीं पहुँचा, लेकिन पंडिता जी के यहाँ पहुँचे। ये जो साइकी है मैं समझता हूँ, देखिए मैंने शुरू में कहा कि गलत को गलत कहना चाहिए, सही को सही कहना चाहिए। ये हो सकता है कि नई दिल्ली के ध्यानार्थ में ये मामला ना हो जिस प्रकार से डॉक्टर साहब कह रहे हैं, लेकिन अगर लोकल लेवल पे भी है तो ये गवर्नर साहब वहाँ गए थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उसके घर, पंडिता के घर, कोई डीसी या कोई बाबू छोटा नहीं गया था। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमारे साथ हम एक सेकुलर सोच की बात करते हैं, हम सबको साथ लेके सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास की बात करते हैं, तो ज़रूरी बन जाता है उस नारे को साकार करने के लिए कि हम समान रूप से एक ही चश्मा लगाएं, एक ही नंबर का, सबको एक ही चश्मे में देखें, ये नहीं कि ए के लिए दूसरा चश्मा और बी के लिए दूसरा चश्मा। अब आने वाले समय में कश्मीर को बीजेपी किस चश्मे से देखेगी? देखिए, मैंने पहले शुरू में जैसे कहा कि आने वाला समय अभी वेट एंड वॉच का है। जिस प्रकार हमारे पड़ोस में आतंकियों की हुकूमत बन चुकी है, और पाकिस्तान जिस प्रकार पाकिस्तान है, चीन है, ये एक हमारे दुश्मन। चीन तो हालांकि हमारी सरकार ने बड़ी कोशिश की, मोदी जी ने रेड कारपेट भी दिया, वहाँ साबरमती के किनारे किनारे घूमे भी, गोलगप्पे भी खाए, सब कुछ किया, लेकिन चीन तो चीन है ना। हिंदी चीनी भाई भाई जब पंडित नेहरू के साथ नारे लगे, गद्दारी की उसने, तो उसके डीएनए में बदमाशी है, वो विस्तारवाद की नीति को ज़्यादा प्रोत्साहित करता है। तो मैं समझता हूँ कि चीन और पाकिस्तान, और तीसरा ये तालिबान का जो हुकूमत का जो खेल बना, हक्कानी नेटवर्क ख़ास तौर से, तो हक्कानी के बारे में सबको पता, हक्कानी ने तो पाकिस्तान को ही बख्शा था, वहाँ जो पेशावर में बच्चे मार दिए इसी नेटवर्क ने मारे थे। तो ऐसे ख़तरनाक लोग जो कि यूएन की लिस्ट में टेररिस्ट डिक्लेयर हैं, लाखों रुपए का इनाम घोषित है, तो हमें चूँकि उनका एक बयान ये आता है कि हमें कुछ नहीं लेना कश्मीर, दूसरा पक्ष कहता है उन्हीं में से कि हमें कश्मीर में लेना है जहाँ मुसलमान बैठा है, दुनिया किसी मुल्क में हो। तो अभी उन पर भरोसा करना
कोई अच्छी बात नहीं है। और आने वाले दिनों में और बहुत कुछ देखा जाएगा, ये भी देखा जाएगा कि क्या तालिबान का वजूद रहता भी है। जिस तरह उनमें बहुत सी चीज़ों को मतभेद हैं, सरकार जिस प्रकार से मुश्किल से वो हामिद गए थे IS चीफ, उनको मनाने के जैसे सरकार वहाँ बनाई गई, और जो प्राइम मिनिस्टर बना है अखुंजा, वो तो बहुत खतरनाक आदमी है। तो कहने का लबोलबाब ये है कि आप कश्मीर को केवल अब लीडरशिप में, आप देखिए ना कश्मीर में जिस प्रकार के बयानों में ट्विस्ट शुरू हो गया है, जिस प्रकार उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मोदी बताएं, सरकार बताए कि तालिबान आतंकवादी हैं या कौन है। इस तरह के बयान क्यों आ रहे हैं? मतलब क्या है इन बयानों का? इस तरह के बयान नहीं आने चाहिए। जब मुल्क जोड़ने की बात आती है तो मैं समझता हूँ कि आदमी को पहले वो इस मुल्क का बाशिंदा है, बाद में BJP, कांग्रेस, PDP, नेशनल कांग्रेस या अलग अलग दल वाले हैं, मेरा इतना मानना है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप जानते हैं सैयद अली शाह गिलानी जी की उनका देहांत हो चुका है। उसके बाद अगर हम बात करें तो बीते 15 महीनों की ही अगर हम बात लेके चले तो कहीं ना कहीं ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो चेयरमैन का पद था वो खाली पड़ा हुआ था। बातें तो ऐसी भी हैं कि पाकिस्तान के दबाव में गिलानी साहब वहाँ से उस पद को छोड़ा था, तो अब उस पद पे जो है मसरत आलम भट्ट उनको चेयरमैन बना दिया गया। इससे आप क्या देखते हैं कि क्या उससे ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को कोई बूस्ट मिलेगा क्या? देखिए, हुर्रियत की जब बात आती है तो हुर्रियत एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने वैली के अंदर जितना नुकसान कश्मीर के अवाम को पहुँचाया, वहाँ के यूथ के हाथों में पत्थर दे के लोग अपनी दुकानें चलाते रहे। और मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं होगी कि जब से हमारी सरकार बनी और प्राइम मिनिस्टर साहब ने, हमारे होम मिनिस्टर साहब ने जिस ढंग से कश्मीर वैली के अंदर हमने सिस्टम को कंट्रोल करने की कोशिश की, स्पेशली यूटी बनने के बाद, तो कहीं ना कहीं इन लोगों की जो दुकानदारी थी वो बंद हो चुकी है। आपने देखा पत्थरबाजी की घटनाएं ख़त्म हो गई, हर फ्राइडे को नमाज के बाद ऐलान होता था और कश्मीर बंद की कॉल हो जाती थी, बहुत कुछ होता था। क्योंकि ये चीज़ें अभी नहीं हो रही थी, ये चीज़ें बहुत लंबे टाइम से हो रही थी और जो पुरानी सेंटर की सरकारें थी वो इनको चलाती थी। 7 दिन कश्मीर बंद होता था, फिर सेंटर की सरकार घुटने टेकती थी इनके आगे, हुर्रियत के लोगों के आगे, फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता था, फिर 1-2 महीना कश्मीर ठीक रहता था, फिर हालात ख़राब किए जाते थे। लेन देन इनका आपस में इसी ढंग से चलता था और इन लोगों को कंट्रोल करने में हमारी सरकार कामयाब रही। आपने देखा हुर्रियत के कहीं ना कहीं आपका इल्ज़ाम जो पूर्व सरकारों पर रहा है कि वो बिल्कुल बहुत कुछ चलता रहा और बहुत सारी चीज़ें अब सामने भी आ रही हैं। और मुझे लगता है कि अब वो हालात श्रीनगर में नहीं बनने दिए जाएंगे। जो नया कश्मीर का जो एक हमारा पूरे हिंदुस्तान के अवाम के साथ वादा है, कश्मीर के ऊपर पूरा हिंदुस्तान की नज़र है, 135 करोड़ जो अवाम है वो जानना चाहता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो वादे किए हैं उस पर कैसे खरा उतरेंगे। और मुझे लगता है कि हम इंशाल्लाह खरा उतरेंगे, एक नया कश्मीर दुनिया के सामने नज़र आएगा। और जो चीज़ें हमने सोची हुई हैं कश्मीर के यूथ के लिए, कश्मीर के अवाम के लिए, कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए, वो चीज़ों के ऊपर काम हो रहा है और आगे और फास्ट ट्रैक से होगा। और ये चीज़ें कश्मीर का अवाम भी आज की डेट में समझ चुका है कि सही क्या और गलत क्या है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, आने वाले दिनों में और आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगी। और जहाँ तक वहाँ की आप रीजनल पार्टीज़ की बात कर रहे हो, उनके वो हौसले नहीं रहे हैं जो पहले हौसले थे। अब वो कहीं ना कहीं ज़मीनी सतह पर अपना स्पेस ढूंढने के लिए, जगह ढूंढने के लिए, पब्लिक के बीच में जाने के लिए बहुत सारे बयानबाजियाँ होंगी, बहुत उल्टे सीधे बयान आएंगे, किस तरह पब्लिक के बीच में जाया जाए और कैसे लोगों को फिर गुमराह किया जाए। मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ें सामने अब उन चीज़ों में वो लोग कामयाब हो पाएंगे। और जो एक सही टाइम है कश्मीर के अवाम के लिए वो आ चुका है कि उनको सही और गलत का एहसास हो जाए और एक सही रास्ते पे का वहाँ का अवाम आ जाए। और यूथ सोच रहा है इस चीज़ को कि वाकई में प्रधानमंत्री साहब जो कहते थे वो कर भी रहे हैं और आने वाले टाइम पे करेंगे भी हम। और ये बहुत अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा कश्मीर के अवाम के लिए। और जो एक चीज़ें हमने सोची हुई हैं वो इंशाल्लाह ठीक होंगी, अच्छी होंगी। ऑल पार्टी मीट के बाद लगातार जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक इस इंतज़ार में है कि चुनाव कब होंगे। और जबकि कहा भी गया था कि ऑल पार्टी मीट के बाद कि हम डिलिमिटेशन करवा के उसके साथ ही विधानसभा चुनावों का जो है ऐलान कर देंगे। अब अभी तक इस बारे में कोई पता नहीं है कि चुनाव कब होंगे, इस वर्ष में अंत में होंगे या अगले साल होंगे या होंगे भी या नहीं होंगे। अगर चुनाव होते हैं तो जिस प्रकार के नए कश्मीर की आप बात कर रहे हैं, उस कश्मीर से भाजपा को कितनी सीटें आप देखते हैं? देखिए, चुनाव कराने के लिए सेंट्रल हाई कमांड
चाहती है कि जल्दी से जल्दी चुनाव हों, और आपकी बात सही है कि डिलिमिटेशन के बाद ही चुनाव होंगे, और मुझे लगता है जो कुछ होगा बहुत जल्दी होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अवाम की बेहतरी का रास्ता वही है कि पब्लिक की चुनी हुई सरकार सामने आए। क्योंकि जो एक आम आदमी है, उनके छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स होती हैं, डेली मर्रा के जो चीज़ें होती हैं, वो नहीं हो पाती हैं जब ब्यूरोक्रेट्स के पास जा नहीं पाते हैं, मिल नहीं पाते हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। और मुझे लगता है कि जब वो राइट टाइम आएगा, इलेक्शन का टाइम आएगा, जिस तरह से हमने कश्मीर में ग्राउंड में हमने अपनी पकड़ बनाई हुई है, जगह जगह आपको पार्टी के झंडे भी दिखेंगे, जगह जगह आपको हमारे कार्यकर्ता दिखेंगे। हमारा जो एक फैलाव है कश्मीर वैली के अंदर बड़ा है पिछले कुछ टाइम में, और आने वाला टाइम हमें बड़ा ब्राइट दिख रहा है वैली के अंदर, और मुझे लगता है हम सीटें भी निकालेंगे, और आने वाले टाइम पे सरकार भी हम बनाएंगे, और ऊपर वाले की अगर दुआ रही तो चीफ मिनिस्टर भी हमारा अपना होगा। जिस प्रकार से इन्होंने चलते चलते एक बात कह दी है कि चीफ मिनिस्टर भी बीजेपी का होगा, लेकिन इससे पहले आप देखते हैं कि चुनाव क्या अभी संभव है? क्या चुनावों के लिए ये समय उचित है? देखिए, डिबेट में मज़ा तब आता है कि जब ईमानदारी से, साफ गोई से बात की जाए। अभी मैं सुन रहा था कि ओपोजिशन के वक्त ये होता था, सरकार के वक्त सेटिंगें थी, अलगाववाद, ये वक्त। बिल्कुल, ये विपक्ष का भी आरोप है, और हमने खुद देखा है, हमने रिपोर्टिंग की है कि मुफ्ती साहब ने जैसे ओथ ली थी, उस टाइम प्राइम मिनिस्टर ही थे, देश के बड़े बड़े नेता यहाँ थे, मंत्री थे। उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके में मुफ्ती साहब ने शुरुआत कहाँ से की कि यहाँ शांतिपूर्ण चुनाव के लिए अलगाववाद, आतंकवाद और पाकिस्तान, हम इसका शुक्रिया अदा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तब का, और दिलचस्प बात यह है, हैरत की बात यह है कि इनके बगल में भाजपा के डिप्टी सीएम भी बैठे थे, डॉक्टर निर्मल सिंह जी। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, पहली बात। दूसरी बात, ये भी खबरें छपी उस दौरान, हमने भी लिखी कि जिस मसरत आलम का जिक्र कर रहे हैं, इस मसरत आलम को पकड़ा भी गया और रिहा भी कर दिया गया, जिस पर बड़ी कंट्रोवर्सी उठी। ये भी खबर छपी कि 10,000 पत्थरबाज महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली भाजपा बीटीपी सरकार ने गृह मंत्रालय के रिहा किए, आम माफी दी गई। बिल्कुल। ये भी खबर छपी कि जब यहाँ जब जम्मू में विधानसभा चल रही थी, दोनों की हुकूमत थी, पीडीपी, एक रिट लगी थी सुप्रीम कोर्ट में कि 370 को ख़त्म किया जाए जो पेंडिंग है। उस पे महबूबा मुफ्ती जब रिएक्शन लिया गया, उन्होंने कहा कि वैली में तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। कहाँ कहा था? जम्मू की धरती पर, बीजेपी के साथ सरकार में रहते हुए। तब बीजेपी के होंठ छिले हुए थे। ये सब, मैंने कहा ना, ये सब पॉलिटिकल चश्मे हैं। मुझे आज ये शख्स अच्छा लगता है तो उसके कोई ऐप मुझे बुरे नहीं लगते। एक बी शख्स अच्छा है लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं उसके ऐबों को पूरी तरह एक्सप्लोर करूँगा। तो ये सब कहने की बातें। हमाम में, मैंने जैसा कहा, हमाम में सब नंगे हैं, सबका गोल सत्ता है, सिर्फ सत्ता लेनी है, हथियानी है, मैनेज करनी है। ये सबका अपना अंगणित है। जितनी कोई भी लाख ये कहे जी हम बड़ी ईमानदारी चल रहे हैं। अब आ जाओ चुनाव पर। जिन्होंने ठीक कहा कि पहले वो होगा, परिसीमन होगा, डिलिमिटेशन होगा, लेकिन पार्टी के ही, इनकी पार्टी के लोगों से हम अकेले में बात करें तो उनका खुद का कहना है कि 2022 में अगर चुनाव हो जाए तो भी गनीमत है। ये उनका कहना है। क्यों? वो कहने हैं पहले हम यूपी के नतीजे देखेंगे, यूपी के नतीजे क्या आते हैं। कश्मीर की कितनी सीटें हैं? कश्मीर को एक हर पॉलिटिकल पार्टी एक अपने एजेंडे के तौर पे आगे देखती है, फैलाती है पूरे मुल्क में। पूरे मुल्क का सेंटीमेंट है जम्मू कश्मीर का। लेकिन दिल्ली का रास्ता कहाँ से जाता है? जम्मू से नहीं जाता, यूपी से जाता है, दिल्ली की हुकूमत का। इसलिए उनके लिए पहले यूपी का चुनाव ज़्यादा महत्व रख रहा है। और मैं समझता हूँ कि बीजेपी का जो मौजूदा हालात हैं तो ये बेहतर जानते हैं, मैं इस पर क्या टीका टिप्पणी करूं। लेकिन मुझे 2014 में जिस प्रकार लोगों ने झोलियाँ भर के भाजपा के साथ वोट डाले, नारे लगाए, सब कुछ किया, मुझे कम से कम वो हालात आज की डेट में नहीं दिखाई देते। डॉक्टर साहब, जैसा कि वर्मा साहब ने कहा कि जिस प्रकार से 2014 के चुनाव में लोगों ने झोलियाँ भर भर के बीजेपी को वोट दिया, वो हालात मौजूदा समय में
नहीं लग रहे हैं। बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं जिनके अगर इन्होंने ये बात कही है तो बहुत सोच समझ के कही है। इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, जब आप सरकार में होते हैं, जब आप इलेक्शन लड़ते हैं, जीत के आते हैं सरकार में, तो आवाम की बहुत उम्मीदें आपसे बन जाती हैं। हर वोट देने वाला शख्स सोचता है कि वाकई में मैंने भाजपा को वोट दिया है, मेरी अपनी सरकार है, मेरे अपने लोग हैं। और बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं, कुछ जगहों पे आप खरा नहीं उतर पाते हो, सही कह रहे हैं। और उन चीज़ों को सरकार गिरने के बाद हमारी पार्टी ने, हमारे कार्यकर्ता ने ग्राउंड लेवल पे, हमारी पार्टी का एक एक जो वर्कर है, हम लोगों ने हर जगह पे काम किया है और आज भी काम हम कर रहे हैं। हम ये नहीं कि हम पब्लिक के बीच में से भाग गए। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जम्मू कश्मीर में जो सुबह हो, शाम हो, दिन हो, रात हो, बारिश हो, नहीं, लोगों के मामले सुलझाने की बात तो छोड़िए, उस समय तो स्पीकर और डिप्टी सीएम के बीच प्रोटोकॉल को लेकर बड़ा बड़ा विवाद बन गया था। देखिए, घर में छोटे मोटे इश्यूज चलते हैं, वो हर पार्टी में चलते हैं, हमारी में भी चलते हैं, लेकिन घर की चीज़ें हमारे घर में ही एमिकेबली सॉर्ट आउट हो जाती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जो आप मेरे को बात बता रहे हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ में होती हैं, सभी सरकारों में होती हैं, लेकिन हम लोग पब्लिक के बीच में हैं, पब्लिक के बीच में काम कर रहे हैं। और आने वाले टाइम पे जब इलेक्शन का टाइम आएगा, राइट टाइम आएगा, आवाम इस चीज़ का फैसला देगा कि भाजपा को चुनना है या किसी और पॉलिटिकल पार्टी को चुनना है। और हमें पूरी उम्मीद है, जो कोविड के हमने हालात देखे हैं, बाकी हालात देखे हैं, रेड जोन भी जम्मू में रहा, हर सिस्टम रहे, किन हालात में हम लोग काम करते रहे हैं पब्लिक के बीच में जाके, आज भी हम लोग काम कर रहे हैं। और इस चीज़ को जम्मू का आवाम, कश्मीर का आवाम अच्छी तरह जानता है कि वाकई में एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डे नाइट काम करती है, वो भारतीय जनता पार्टी है। और इसका हमें जो लोग हैं वो इस चीज़ का हमें फैसला देंगे जब इलेक्शन का टाइम आएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। वर्मा साहब, इन्होंने तो अपनी पार्टी को क्लीन चिट दे दी है। उनका कहना है कि ठीक है, रहते हैं कुछ इश्यूज रहते हैं, भले ही 100 में से 99 जो है लोगों की इच्छाएं पूरी ना हो, लेकिन एक पूरी हम कर रहे हैं। उस पर आप क्या कहेंगे आगे? जब नहीं, मैं देखो, एक चीज़ तो साफ है, मैं ये बात मानता हूँ, उनकी बात से 100% एग्री हूँ कि संगठन के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भाजपा के मुकाबले कोई पार्टी देश की नहीं है। जम्मू कश्मीर को छोड़ दो, देश में कोई पार्टी ऐसी नहीं है आज की डेट में जो कि इतनी संपन्न और धनाढ्य हो। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अच्छे दफ्तर हों और सारा सिस्टम अच्छा हो, हाईटेक हो। और सबसे बड़ी बात है कि जितना हाईटेक भाजपा का तंत्र है, इतना किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। और इनकी खुशकिस्मती ये है बीजेपी के, मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि यहाँ जो मुख्य विपक्षी दल के तौर पर कांग्रेस मानी जाती थी, वो आज हाशिए पर है। बिल्कुल टोटल खत्म होने का, ठीक है ना, खत्म तो नहीं कह लेकिन हाशिए पर है। और इसका अब लोग ये भी कहते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या है। ऑप्शन जब ढूंढेंगे, ठीक है, जब है ही नहीं कुछ तो डालो इनको वोट। तो ये आने वाले वक्त की बात है। कल क्या होगा, भविष्य गर्भ में क्या है, हमें मालूम नहीं। आज की डेट में जो स्थितियां हैं, कम से कम हम ये जरूर कहेंगे कि भाजपा एक मजबूत संगठन के तौर पर सबको दिखाई देती है। लेकिन वो जो सवाल लोगों के हैं, वो सवाल अभी भी खड़े हैं। यही वजह है कि लोग अब इनसे जो वोट असली होता है, कमिटेड वोट तो डालेगा बीजेपी को, चाहे जो मर्जी हालात हो। जो विविंग वोट होता है, जो आम आदमी वोट डालता है, किसको डालूं करना, वो आज की डेट में ज़रूर टथस खड़ा है। वो देख रहा है कि भाजपा को जिन सपनों के साथ उन्होंने वोट डाले थे, वो सपने हमारे मटिया मेट हो गए हैं। चलते चलते अब एक सवाल, आपने नाम कांग्रेस का लिया, तो आज ही राहुल जी आने वाले हैं, तो आज दौरा भी है उनका 2 दिन का। तो आप उस दौरे को कैसा देखते हैं कि कैसा, इससे क्या थोड़ी जान आएगी कांग्रेस की स्थिति बड़ी विडम्बना ये है कि कांग्रेस के पार्टी के कार्यकर्ता खुद कहते हैं, जो कांग्रेस के जम्मू कश्मीर से मुगल आजम गुलाम नबी आज़ाद, कहते हैं कि वो कांग्रेस यहाँ उनकी धरोहर बन के रह गई। यहाँ से जो भी लोग जाते थे, कोई नाराज़गी लेकर, असंतोष लेकर 10 जनपद गांधी परिवार के, सुनवाई नहीं होती थी। लेकिन आज वही आज़ाद जो हैं, वो G23 का झंडा उठा के खड़े हैं सामने उनके। और उनके साथ साथ जो GA मीर प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनमें जो खींचतान चल रही है वो भी किसी छिपी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के लिए राहुल गांधी का दौरा सिर्फ इसीलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर वो अपने दबाव से, अपने प्रभाव से ये गुटबाजी को थोड़ा रोक पाएँ,
यही उनकी कामयाब होगी। बीजेपी से मुकाबला करना यहाँ बड़ा अभी चैलेंजिंग है, बड़ा चुनौतीपूर्ण है। यहाँ पर डॉक्टर साहब वर्मा साहब आपकी तरफ होते नज़र आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अभी कांग्रेस के लिए चुनौती है बीजेपी से मुकाबला। तो राहुल जी का जो दौरा है आज का, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, राहुल गांधी का दौरा ठीक है, अपने पार्टी वर्कर्स को, कार्यकर्ताओं को मिलने के लिए आ रहे हैं, मिलने आना भी चाहिए, ठीक है ना। जो एक इंटरेक्शन होना चाहिए, मुझे लगता है उनको हर महीने आना चाहिए, लेकिन आ रहे हैं, अच्छी बात है, आएंगे, अपने वर्कर्स के साथ मीटिंग्स करेंगे और मुझे लगता है उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। उनके अच्छे जो ट्विस्ट वाले बयान होते हैं वो भी सामने आएंगे, उनके उन बयानों के ऊपर भी हमें भी बयान देने पड़ेंगे। मुझे लगता है 2 दिन हमें वेट करना पड़ेगा, लेकिन दौरा उनका अच्छा होना चाहिए। उस दौरे का बीजेपी का से नहीं, देखिए, हमें उनके दौरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारी सीधी लाइन है, सीधी सोच है। वो एक बहुत बड़े पत्रकार सीनियर बैठे हुए हैं आपके साथ, उन्होंने भी इस चीज़ को माना कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा काम है काम करते रहना। और जब आप किसी अच्छे काम के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन काम करती है तो उसकी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारे पे उंगलियां भी उठती हैं, लेकिन हमें किसी की परवाह नहीं करनी है। हमें अपने काम पे रहना है, काम करते रहना है, और हमें मालूम है कि जो हम काम करते रहेंगे उसका रिजल्ट ऊपर वाला भी हमें देगा और जम्मू कश्मीर का आवाम भी देगा। ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ बात करने के, वर्मा साहब आपका भी। तो दर्शकों, जिस प्रकार से हमने बातचीत की, इसका लबोलबाब जो अभी फ़िलहाल एक ही नज़र आया है कि अभी कश्मीर दूर है। लोग कहते थे दिल्ली दूर है, लेकिन हम ये बात ज़रूर कहेंगे कि अभी कश्मीर दूर है, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, पीडीपी हो, एनसी हो, कोई भी दल हो, किसी भी दल के लिए अभी कश्मीर पर अपनी पकड़ बनाना काफ़ी दूर है। काफ़ी उनको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस प्रकार से हालात कश्मीर में बन चुके हैं, कश्मीर के लोग भी अलग अलग तरीके से हर एक दल को देख रहे हैं। तो ऐसे में आने वाला समय जो है अभी हर एक दल के लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को फिलहाल दे इजाज़त, और आप देखते रहें जेके अपडेट। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।